नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनडीए सरकार का 131वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में गिर गया। सरकार की इस पहली बड़ी विफलता पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आधी आबादी के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे। यूपी में सियासी पारा तब और गर्मा गया जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर एफआईआर की मांग की। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के विवादित खलनायक वाले बयान और नगर निकाय चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन पर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी है और जनता बदलाव देखना चाहती है। देखिए मिर्जापुर से एसएन यादव की एक खास रिपोर्ट। देश की सियासत में उस समय भूचाल आ जाता है जब देखते हैं कि सदन के अंतर्गत पक्ष विपक्ष किसी विशेष विधेयक को पास करने के लिए और उस पर प्रस्ताव पारित करने के लिए 131वां संविधान संशोधन प्रक्रिया चल रही थी। बहरहाल बात करते हैं कि अब यह जो विधेयक पास हुआ नहीं हुआ, जनता के बीच किस प्रकार की बातें जो निकल कर आ रहे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सरकार के विपक्ष में तमाम नारे लगा रही है और सरकार को आधी आबादी के साथ अन्याय की बात कर रहे। वहीं दूसरी तरफ सरकार कांग्रेस को लेकर और विपक्ष को लेकर हाय हाय की बातें कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष जो है आधी आबादी के साथ कहीं न कहीं अन्याय कर रहा है। और तमाम बातें इसके साथ देखते कलकत्ता में जिस तरीके पश्चिम बंगाल में चीजें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति उससे छूती नहीं है। और एक बार फिर शंकराचार्य का जो प्रकरण था वो फिर निकल कर आ रहा कि जो शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुलकर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ एफआईआर लगाया। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मिर्जापुर के पूर्व कांग्रेस विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी मौजूद है। आइए बात करते इन सभी मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं। आखिर वास्तव में आने वाला चुनाव जो है जनता में किन मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों जाएंगे और वास्तविकता क्या है, किस तरीके से जनता को उससे रूबरू कराएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपका और आपके चैनल का। विधायक जी, इस समय सबसे बड़ी देश में जो चर्चा का विषय है और एक इशू है जनता के बीच में भी और राजनीतिक मंच में भी, यह वह है कि 131वां जो संविधान संशोधन लाया गया था सदन में, सरकार यह कह रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने नहीं दिया। क्या है पूरा यह मामला? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक ये आरक्षण से संबंधित नहीं था, ये परसीमन से संबंधित था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री और उनके दल के अन्य मंत्री इस चीज को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि संविधान महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक को गिरा दिया गया। ये देश के लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। देश के बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, अगर एमएलए एमपी नहीं है फिर भी संसदीय मामलों के जानकार हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, जो संसद भवन में बतौर अधिकारी और कर्मचारी काम करते थे। उन्हें पता है कि जब ये 128वां संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण से संबंधित था, जब पूर्ण बहुमत के साथ 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से बहुमत के साथ पारित हो गया और 28 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर भी उस पर हो गया। वो विधेयक पूर्ण रूप से पास हो गया, कानून बन गया। उसमें इन लोगों ने 3 शर्त लगाया था कि उसको लागू करने के लिए पहले मैं जनगणना कराऊंगा, फिर परसीमन कराऊंगा, फिर आरक्षण दूंगा। लेकिन अब उन्हें शर्म नहीं आता कि 23 का ये विधेयक पारित हुआ, कानून बन गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और उसको आपने लागू नहीं किया। आप चाहते तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही इसको लागू कर सकते थे। अगर और कोई दिक्कत थी जो मौजूदा संसद सदस्य की संख्या है उसी में आप आरक्षण दे करके कर सकते थे। अगर नीयत साफ होती तो। इनकी तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है।
ये अगर कांग्रेस के जो बात करते हैं, राजीव गांधी ने जब पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया था तो आज लागू है कि नहीं लगा है, उसमें देर तो नहीं हुआ, कथनी करने में कोई अंतर नहीं था। लेकिन ये हमें तो ये लगता है कि कोई अगर संस्था अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दे, प्रधानमंत्री के खिलाफ और जेपी नड्डा जो लोकसभा के स्पीकर है, कि वो उनका भी आवाज नहीं आ रहा कि उनके मौजूदगी में कौन सा विधेयक गिरा, किस संबंध में विधेयक था, उनको ये अकल नहीं है। लोग जनता को गुमराह कर रहे हो, देश की जनता जाने की परसीमन से संबंधित विधेयक था और बार बार आप गुमराह करने के लिए देश की महिलाओं को आप कह रहे हो कि महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक था। ये कितनी गलत बात हो रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस तरीके की बात कर रहे हैं और ये संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, उसके खिलाफ आप पब्लिक में बोल रहे हो, आप भाषण कर रहे हो। और आपको पता है कि देश में चुनाव चल रहा है, कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, अब बहैसियत प्रधानमंत्री अब राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे हो और उसमें भाजपा का प्रचार कर रहे हो, जबकि चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी हो गया है। आप क्या सब कुछ जाहिल समझते हो? अरे आप जाहिल हो सकते हो, आपके लोग जाहिल हो सकते हैं, आपकी पार्टी के लोग जाहिल हो सकते हैं, अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन देश के नागरिक जो स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक के रूप में है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये महिलाओं के बीच में किस तरीके को महिलाओं को गुमराहियत का शिकार बनाया जा रहा है। जब मणिपुर की घटना हुई तो इनको महिला पता नहीं चला, तब महिला के हितैषी थे कि नहीं थे नहीं पता चला। उन्नाव में जब महिला के साथ अत्याचार हुआ तो इनकी बोलती बंद थी। कन्नौज में जब ये घटना हुई महिला के अत्याचार था तो वहां नहीं बोले। जब जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी जो सम्मानित हुए थे दुनिया के तरफ से और उनको आपने जंतर मंतर पे किस तरीके से अपमानित किया, आप महिला के हितैषी बनते हैं। आपके नेता फोरलेन पे महिलाओं के साथ क्या कुकर्म करते हैं कि माई तो बताने में शर्म लग रहा है, आप महिला के हितैषी बनते हैं। कि क्यों गुमराहियत का शिकार करें, हकीकत क्यों नहीं बताते कि कौन सा विधेयक पारित हुआ, कौन सा विधेयक गिरा, और जो 28 वाला विधेयक आपने आज तक लागू क्यों नहीं किया, उस पर सफाई देना चाहिए। आप जनता को डाइवर्ट कर रहे हो कि 28 का आपने लागू नहीं किया, तो आज ये बता रहे हो कि विधेयक गिरा है परसीमन से संबंधित। तो ये इनको गुमराह नहीं करना चाहिए। इनकी तो आदत है जब चुनाव आता है तो चाहे महिला हो चाहे दलित हो उनके गले में माला पहना देते हैं, और चुनाव बीत जाता है तो गले में ताला लगा देते हैं। ये क्या तरीका है? विधायक जी, आप लोग भी तो सरकार को लेकर भी घेराबंदी कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? ये महिला विधेयक पे कर रहे हैं या परसीमन पे कर रहे हैं, वो क्या है? महिला विधेयक तो कांग्रेस नहीं, सारे विपक्ष के लोगों ने सब पूर्ण बहुमत से उसको पास किया था। उसका तो कोई विषय नहीं। यही तो तकलीफ है कि हम उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो, आप हकीकत क्यों नहीं बताते। आज आपको बताना चाहिए कि जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, जो पास हो गया था, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया अब तक। और आप ये न करके आप कह रहे हो जो परसीमन का बिल गिर गया, कि परसीमन आपने जब पहले 3 शर्त रखा था कि हम जनगणना कराएंगे, परसीमन कराएंगे, फिर आरक्षण देंगे, उससे हम मुकर के दूसरा बिल लाने का क्या मतलब है। और ये भी एक गलत परंपरा है कि इस बिल को जो 128वां पास हुआ था, आप 18 को आप 131वां लाए हैं और 2 दिन पहले नोटिफाइड करा रहे हैं। और आपने पार्लियामेंट का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया था। तो ये संसदीय ज्ञाता जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि बिल को आपने नोटिफाइड कब कराया और कब उस पर लाके यहाँ डाल दिया। हर जनता को आप मूर्ख समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के द्वारा मध्यस्थता को लेकर इस बार पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में एक बार बैठक हुई, हालांकि वो बैठक पूरी तरीके से सफल हुई, फिर दूसरी बैठक की पहल की जा रही है, किस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति को? देखिए, पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश नीति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौपट कर दिया है। जो गरिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रचार था, चर्चा था, सम्मान करते थे दुनिया के लोग, उसको इन्होंने धाराशायी कर दिया। इसीलिए हमारे नेता ने इनको कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है। अगर ये कंप्रोमाइज न होते तो भारत की विदेशी नीति चौपट न होती, भारत का सम्मान, भारत की गरिमा गिरती न। इन लोगों ने हर स्तर पे भारत को कमजोर करने का काम किया है। देश के लोग बधाई के पात्र हैं कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी
देश के लोग एकता के सूत्र में बन करके कोई भी बाहरी मुकाबला होगा तो उसके लिए तैयारी किए हुए हैं। उसमें हम भी साथ हैं, हमारी पार्टी भी साथ है। देश की रक्षा की बात आएगी, देश की अखंडता की बात आएगी तो दल नहीं देश पहले है। लेकिन इन लोगों के नियत में न देश है, इनकी नियत में केवल दल है। विधायक जी, जिस तरीके से शंकराचार्य का प्रकरण उत्तर प्रदेश में काफी गर्माहट में आया था, तो उसको जो और शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर एफआईआर उन्होंने दर्ज कराया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी बिहार में भी एक पार्टी के नेता ने कहा कि रामविलास पासवान के बेटे ने कहा कि दल से मतलब शासन में धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये लोग हर वक्त धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, उपलब्धि की बात नहीं करते। और आपको याद होगा कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था या लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो एक जहाज पे जा रहे थे तेजस्वी जी, तो उसमें मटन खा रहे थे, मछली खा रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि मंगल है, मटन खा रहे, ये कर रहे, ये किसी वर्ग को, हिंदुत्व को प्रभावित कर रहे, ये कर रहे हैं। और अभी आपने एक दिन पहले देखा है, मनोज तिवारी जो सांसद हैं, अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं, मंगल के दिन लोग मछली और मीट खा रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्यों? कि हमें बंगाल में वोट मिल जाए, वहाँ मछली भात चलता है। देश में तो आप हिंदुत्व की बात करोगे और बंगाल में भाषण में मछली बांटोगे, मछली वितरण करोगे, तो ये धार्मिक बातों से हम लोग को घृणा होती है कि आप देश चला रहे हो कि धर्म चला रहे हो। आप धाम बना दोगे, मंदिर बना दोगे और सामाजिक सुरक्षा नहीं दोगे, राजनीतिक अधिकारों का हनन करोगे, तो उस धाम और वो जो आप मंदिर बना रहे हो उससे लोगों को फायदा नहीं। वो एक अपनी जगह है, आस्था है लोगों का। तो आपको तो सरकार चलाने के लिए आपको अधिकार दिया गया, वोट दिया गया है ना, कि धर्म चलाने के लिए। तो आप तो गुमराह कर रहे हो केवल। भाजपा के एक सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने इसी को लेकर अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में आया कि उन्होंने एक मंच से बयान दिया कि भारत में दो खलनायक है, एक तो मुसलमान, दूसरा सवर्ण। और फिर उसके बाद अभी आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि आरक्षण अभी तक 75 साल से मिलता चला आ रहा है और ये 175 साल तक अगर मिलेगा तो इसके कहने का क्या मतलब था कि 175 साल तक अगर आरक्षण मिलता रहेगा तो क्या ये खाई उसी तरीके से रहेगी? किस बात को वो इंगित करना चाहते हैं? देखिए, वो लोग अपनी मानसिकता को बता रहे हैं और ये नहीं देखते कि अभी मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले एक विकलांग की बारात जा रही थी और उसको घोड़ी से उतार करके इतना बुरी तरह से मारा गया कि ये दलित की बारात जा रही है। और आप आरक्षण की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप ये गुमराह करने की बात कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? क्या देश के नागरिक? आप मुसलमान की बात करते हो? आप जाइए दिल्ली में, आप वहाँ इंडिया गेट पर देखिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है जो त्याग किए हैं देश की आजादी के लिए। सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं इनकी संख्या नगण्य है। और आप मुसलमान देश के नागरिक नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जाए थे मुसलमान नहीं उसमें हिस्सा ले रहे थे, क्यों आप उनको अलग करें भाई? यही तो इनकी साजिश है बांटने का। हम लोग चाहते हैं कि देश एक गुलदस्ता की तरह, उसमें उस गुलदस्ते में सब तरह के फूल रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब बना रहे। देश की धार्मिक बात उठा के, मजहबी बात उठा करके देश को टुकड़े टुकड़े कर करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। विधायक जी, जनपद में जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा 10 दिन तक चले 24 घंटे अनवरत धरना प्रदर्शन और एक सामाजिक मुद्दों को लेकर के अरोरा और विंध्याचल टोल प्लाजा जो है उसको स्थानीय लोगों के लिए वो फ्री कर दिया जाए, उनको पास दिया जाए और 10 दिन बाद आप लोगों को वहां से हटा दिया गया और उसी रात कुछ ऐसा प्रकरण भी आता है। तो इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीति का मुद्दा हो गया? क्या किस तरीके से ये समस्या उत्पन्न हुई? देखिए, पहले तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हम लोग लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं। जनता की हर मांग के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार है कि जनता के हित की लड़ाई लड़े, केवल वोट की लड़ाई न लड़े, केवल लूट की लड़ाई न लड़े, केवल
बर्बाद करने की लड़ाई न लड़े। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक जनहित के मुद्दे को लेकर के लगातार 10 दिन तक बैठ करके अपनी बातें माइक से बोलते रहे तो क्या अधिकारियों के कान में जू नहीं लग रहा था कि 10वें दिन रात को आप बता रहे हो कि ये जगह उचित नहीं है? आप एक दिन पहले बता देते, पहले दिन बता देते कि यहाँ न बैठिए, दूसरी जगह बैठिए। और वो किसी के खिलाफ नहीं था, न डीएम के खिलाफ था आंदोलन, वो प्रदर्शन न एसपी के खिलाफ था, न किसी अधिकारी के खिलाफ था, एक जायज मांग के खिलाफ था। तर्क संगत बातें कही गई वहां पे, और जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने अनुशासन का कितना परिचय दिया कि 10 दिन में कहीं से, चाहे मीडिया के लोग हो, उनको कहीं से ये नहीं लगा कि इन लोगों ने यहाँ बदतमीजी की हो। और रात में जो आपने देखा, सबने देखा, अब उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसको जिलाधिकारी को, कमिश्नर साहब को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि छवि उस समय उपस्थित अधिकारी की नहीं, पूरे जिला प्रशासन के, मंडल के प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इनके अकर्मण्यता को सिद्ध कर रहा है कि ये लोग इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी हाथ पे हाथ बांध के बैठे हुए हैं। एक अंतिम प्रश्न था, मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में एक उपचुनाव जो होने वाला सभासद का, उसमें आप सपा प्रत्याशी को कांग्रेस ने जिस तरीके से खुलकर समर्थन दिया है, क्या किस तरीके से आप इस नगर पालिका के जो सभासद का उपचुनाव है उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि ये चुनाव भी अपने आप में काफी रोमांचक दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस का एक गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और हम लोगों ने आगामी 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बोलिया बिस्तर हम लोग बांध लिए, तैयारी कर लिए कि उनको किसी तरह से हटाएंगे और उनको खाली कराएंगे। तो ये उपचुनाव था, इसमें भी पार्टी के निर्देश पे समझौता करके और पार्टी ने उनको एक मतलब कि सहमति के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने का वादा किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके देखा, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वकील चौधरी जी, जो कि बताया कि किस तरीके से भारत सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जनता के बीच गलत नैरेटिव फैला रहा है। हालांकि उनका कहना है कि महिला जो आरक्षण विधेयक था वो तो पहले पारित हो गया था, ये तो बात परिसीमन की थी और सरकार जो है जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। और जिस तरीके से बताया जा रहा कि एक दूसरे पर धर्म को लेकर कभी पटाक्षेप करने वाले, और आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता को आकर्षित करने के लिए खुद वही भोजन कर रहे हैं। और रही बात मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में जो नगर पालिका परिषद में सभासद के उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के आधार पे जो गठबंधन है, गठबंधन पर उन्होंने यहाँ के प्रत्याशी को समर्थन दिया और अपना जो कैंडिडेट नहीं खड़ा। अब ये तो समय बताएगा कि ये चुनाव जो नगर का है वो कहाँ किस तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा इशू है इस समय 131वां संविधान संशोधन को लेकर पूरे देश में सरकार जो है विपक्ष को लेकर जिस तरीके से हमलावर है कि विपक्ष ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया है, आधी आबादी उनको माफ नहीं करे, और दूसरी ओर विपक्ष सरकार के खिलाफ यही धरना प्रदर्शन कर रही है कि सरकार ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया है। अब ये जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता इस बात को कहां तक समझती है कि किसने किसके साथ अन्याय किया है और कौन उनके साथ है। अब ये तो समय के साथ अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जनता जागरूक होती जाती है कि वास्तविक तथ्य क्या है।